एडुमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन के अंदर हम हमारा जो टॉपिक चल रहा है वर्क सिंप्लीफिकेशन उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं टेक्निक्स ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन, जिसके अंदर हमने पढ़ा था फॉर्मल टेक्निक्स। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे पेन एंड पेंसिल टेक्निक ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। पेन एंड पेंसिल टेक्निक। पेन एंड पेंसिल टेक्निक, ये जितनी भी टेक्निक्स हम पढ़ रहे हैं ये सब की सब जो टेक्निक्स है इनका इस्तेमाल वर्क सिंप्लीफिकेशन में किया जाता है। हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि वर्क सिंप्लीफिकेशन होता क्या है। जब हम कार्य को हमारी शक्ति और ऊर्जा के अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं, जो कार्य है उसमें जो अतिरिक्त गतियां होती है उनको हम कम करते हैं, यानी कि कम समय और कम शक्ति का यूज करते हुए हम एक लिमिटेड टाइम में ज्यादा कार्य करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वर्क सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। उसके लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड हैं और अलग अलग टेक्निक्स हैं। अगर हम टेक्निक की बात करें तो फॉर्मल टेक्निक हम पढ़ चुके हैं। पेन एंड पेंसिल टेक्निक के अंदर सबसे पहले आता है प्रोसेस चार्ट। प्रोसेस चार्ट, जो प्रोसेस चार्ट टेक्निक है इसके अंदर होता क्या है कि इसमें जो भी कार्य करता है, जब वो कोई भी काम करता है तो उसकी हर एक गति स्टेप जो होता है, हर एक स्टेप, हर एक चरण का इसमें निरीक्षण किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में इसमें कुछ जो सिंबल्स है उनका इस्तेमाल किया जाता है, और जब जो कार्य करता है वो एक बार सभी स्टेप्स पूरे करते हुए काम को कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद में उसका एनालिसिस किया जाता है कि कहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेप्स काम में लिए गए हैं, और फिर दोबारा से उसी क्रिया को जो स्टेप्स है उनकी संख्या को कम करते हुए किया जाता है। तो हम देखते हैं प्रोसेस चार्ट। इसमें कार्यकर्ता के कार्य की प्रत्येक चरण का अध्ययन किया जाता है। पहला क्वेश्चन आपके यहीं से बनता है। अभी लास्ट में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसके अंदर आपके एक क्वेश्चन यही पूछा गया था कि कार्यकर्ता के कार्य के प्रत्येक चरण का जो अध्ययन है वो कौन से मेथड में किया जाता है। तो आपके इसका आंसर होगा प्रोसेस चार्ट। वहां पर आपको ऑप्शन दिए हुए थे, प्रोसेस चार्ट था, ऑपरेशन चार्ट था, पाथवे चार्ट था। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका प्रोसेस चार्ट। यानी कि प्रोसेस चार्ट के अंदर जब कार्यकर्ता कार्य करता है तो उसके हर एक स्टेप का जो एनालिसिस है, जो अध्ययन है वो किया जाता है। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इस चार्ट को प्रोसेस चार्ट, व्यक्ति विश्लेषण चार्ट भी कहते हैं। प्रोसेस चार्ट जो है, प्रोसेस चार्ट को हम प्रोसेस चार्ट, व्यक्ति विश्लेषण चार्ट भी कहते हैं। व्यक्ति विश्लेषण इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इसमें जो कार्य है उसको पहले जो हमारा मौलिक तरीका है उससे किया जाता है और फिर परिवर्तित तरीके से किया जाता है। कार्यकर्ता द्वारा कार्य को पहले मौलिक तरीके तथा बाद में परिवर्तित तरीके से किया जाता है। परिवर्तित तरीके से किया जाता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कार्य सरलीकरण। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कार्य सरलीकरण हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहले तो जिस तरीके से हम काम करते हैं उसी तरीके से करेंगे, फिर हम उसको सिंप्लीफिकेशन करके उसमें से जो एक्स्ट्रा जो हम बेवजह ही कुछ एक्टिविटीज करते हैं उनको हम हटा करके फिर दोबारा जो संशोधित तरीके से जो काम है उसको हम करेंगे। यहाँ पर कुछ प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। उनमें से पहला सिंबल आपका कौन सा है, जीरो, जिसको हम शून्य भी कह सकते हैं। कार्यकर्ता का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति,
कार्यकर्ता का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति, यानी कि अगर आपको इस तरह का सिंबल एग्जाम में देखने को मिले और पूछा जाए कि इसका क्या अर्थ है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि जब कार्यकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है तो उसके लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल होता है, ये वाला सिंबल इस्तेमाल होता है। फिर नेक्स्ट सिंबल है ये ओ का सिंबल। जो इसका सिंबल है, इसका मीनिंग खड़े होकर काम करना। अगर हम एक ही जगह पर खड़े होकर काम करते हैं, खड़े होकर काम करना, एक ही जगह पर खड़े होकर काम करते हैं, तो ये वाला सिंबल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सिंबल हमारा कार्यकर्ता द्वारा काम की गुणवत्ता का निरीक्षण करना। इसके लिए हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं स्क्वायर का। कार्यकर्ता द्वारा काम की गुणवत्ता का निरीक्षण करना। नेक्स्ट सिंबल आपके ट्रायंगल, त्रिभुज का निशान। इसका मतलब है कि काम में रुकावट, बाधा या अवरोध, काम में रुकावट कह सकते हैं, बाधा कह सकते हैं, अवरोध कह सकते हैं। और लास्ट आपके सिंबल है ओ के अंदर इस तरह से लाइन। इसका अर्थ है क्रिया और गति का साथ साथ करना, क्रिया और गति का साथ साथ करना। यहाँ पर आपको ये 5 सिंबल दिए गए हैं। ये पांचों ही सिंबल आपके प्रोसेस चार्ट में यूज होते हैं। ये जो सिंबल है इनका इस्तेमाल करके हम ये जानते हैं कि जो कार्यकर्ता है वो क्या कर रहा है। यानी कि अगर आपको ये वाला सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब आपको क्या समझना है कि कार्यकर्ता जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर रहा है। जो ओ है उसका मतलब है खड़े होकर काम करना। एक ही जगह पर जब हम खड़े होकर काम करते हैं तब हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। जो स्क्वायर है उसका अर्थ है कि कार्यकर्ता द्वारा काम की गुणवत्ता का निरीक्षण करना। अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो काम में रुकावट या बाधा या कोई अवरोध आता है, या काम जो है अब काम करते करते बीच में कोई रुकावट आ गई है, यानी कि काम अब नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं ट्रायंगल का। और उसके बाद में जो ये थीटा का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है क्रिया और गति जो है वो दोनों एक साथ हो रही है। तो ये था आपके प्रोसेस चार्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट चार्ट है हमारे ऑपरेशन चार्ट। नेक्स्ट चार्ट है ऑपरेशन चार्ट। सेकेंड नंबर पर आता है आपके ऑपरेशन चार्ट। जो ये ऑपरेशन चार्ट है ये आपके प्रोसेस चार्ट से मिलता जुलता है। इसके अंदर भी जो सिंबल्स है उनका इस्तेमाल किया जाता है, प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन प्रोसेस चार्ट में और इसमें अंतर ये होता है कि प्रोसेस चार्ट में पूरी क्रिया का अध्ययन किया जाता है, जबकि इसमें किसी विशिष्ट क्रिया का, विशिष्ट चरण का अध्ययन किया जाता है। विशिष्ट क्रिया या चरण का अध्ययन, यानी कि प्रोसेस चार्ट के अंदर हम क्या देखते हैं कि कार्यकर्ता के हर एक स्टेप का अध्ययन किया जाता है, जबकि ऑपरेशन चार्ट के अंदर किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, कोई कार्य करना या क्रिया करना। तो किसी विशिष्ट क्रिया या विशिष्ट चरण का अध्ययन जो है वो इसमें किया जाता है। और इसके अंदर जो दोनों हाथों की क्रिया है उनका अध्ययन पृथक पृथक किया जाता है। दोनों हाथों की क्रिया का अध्ययन अलग अलग, यानी कि अलग अलग अध्ययन किया जाता है दोनों हाथों की क्रिया का। इसके अलावा इसके अंदर भी कुछ सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं, और वो सिंबल है आपके, इसका मतलब है भुजाओं की गति। भुजाओं की गति। नेक्स्ट सिंबल है हमारे अंगुलियों की गति।
अंगुलियों की गति। इसके अलावा भुजा और अंगुलियों दोनों का आलस्य। ट्रायंगल का मतलब है भुजा और अंगुलियों दोनों का आलस्य, दोनों का आलस्य यानी कि वही रुकावट। तो यहाँ पर हमने देखा ऑपरेशन चार्ट के बारे में। यहाँ से अगर आपके क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आ सकता है कि ऑपरेशन जो चार्ट है उसके अंदर किसका जो अध्ययन है वो किया जाता है। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप अध्ययन नहीं किया जाता है, जबकि किसी विशिष्ट क्रिया या चरण का अध्ययन किया जाता है। इसमें दोनों हाथों की क्रियाओं का अलग अलग अध्ययन जो है वो किया जाता है। यहाँ पर जो सिंबल काम में आते हैं, जो 0 है उसका मतलब है भुजाओं की गति, जो O है उसका मतलब है अंगुलियों की गति, और जो ट्राइंगल है उसका मतलब है भुजा और अंगुलियों दोनों का आलस्य। ये था आपके ऑपरेशन चार्ट। थर्ड नंबर पर आता है आपके मल्टीमेन चार्ट। थर्ड नंबर पर आता है मल्टीमेन चार्ट। मल्टीमेन चार्ट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है मल्टीमेन यानी कि एक से ज्यादा व्यक्ति। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब एक साथ क्रिया करते हैं तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो है वो काम करते हैं तब इसका अध्ययन जो है वो इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इसमें भी प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि प्रोसेस चार्ट में किया जाता है। प्रोसेस चार्ट के समान ही प्रोसेस चार्ट के समान प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के कार्य करने के टाइम इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसेस चार्ट के समान ही इसमें प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें किसी विशिष्ट कार्य हेतु नए प्रतीकों का भी उपयोग किया जा सकता है। इसकी एक विशेषता है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए, किसी विशिष्ट क्रिया के लिए नए प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल, नए प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यानी कि प्रोसेस चार्ट के अंदर जो प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल किए जाते हैं उनके अलावा भी किसी नए कार्य के लिए या किसी खास काम के लिए नए जो प्रतीक चिन्ह है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और समय के अध्ययन के साथ ही कार्य का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है, विशेषकर रुकावट का। ये था आपके मल्टीमेन चार्ट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पाथवे चार्ट की। मल्टीमेन चार्ट नाम से ही पता चलता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के कार्य करने के टाइम इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसेस चार्ट के समान ही प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। किसी विशिष्ट क्रिया के लिए नए प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट और लास्ट, पाथवे चार्ट। पाथवे चार्ट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है पाथवे यानी कि एक तरह से हम रास्ता कह सकते हैं। तो आपको एक बार यहाँ पर मैं ड्रॉ करके बता देती हूँ। जैसे मान लो ये किचन है, इसके अंदर इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। अब कोई भी कार्य करता है यानी कि जो भी गृहिणी है उसको उसके जो भी स्टेप्स है या जो भी गति है उनका अध्ययन हमें किस तरह से करना है। जैसे मान लो जो गृहिणी है वो यहाँ पर काम कर रही है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक कील लगानी है और धागे का इस्तेमाल करना है, यानी कि इसके अंदर पिन और धागे का इस्तेमाल किया जाता है। पहले हम क्या कर लेते हैं, एक तख्ता लेते हैं और उस पर जो पूरा फ्लोर प्लान है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब उस फ्लोर प्लान में जहां जहां भी कार्यकर्ता जो है वो मूवमेंट करता है वहां वहां हमें क्या करना होता है, एक पिन लगा करके धागा जो है वो बांध दिया जाता है। जैसे मान लो कार्यकर्ता ने यहाँ से यहाँ मूवमेंट किया, यहाँ पर पिन लगाया, धागा बांध दिया, फिर यहाँ मूवमेंट किया, फिर वो सेम प्रोसेस, अगर यहाँ मूवमेंट किया वो सेम प्रोसेस,
यहाँ मूवमेंट क्या, सेम प्रोसेस। इस तरह से हमें क्या करना होता है, पिन लगाते जाना है जहां जहां कार्यकर्ता जब एक गति करता है और धागा जो है वो बांधते जाना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस धागे को, जब काम पूरा हो जाएगा, इस धागे को खोलेंगे और इसकी लंबाई को नाप लेंगे। उसके बाद में इस तरह के 2 फ्लोर प्लान बनाने हैं और फिर जो दूसरा फ्लोर प्लान है उसमें हम संशोधित तरीके से हम क्या करेंगे, काम करेंगे और उसमें भी सेम यही प्रोसेस अपनाएंगे। जहां जहां कार्यकर्ता जाएगा वहां वहां पिन लगाएंगे और धागा बांधेंगे और उस धागे को भी हम खोल करके नाप लेंगे। अब दोनों धागों की लंबाई में जो अंतर है वो हमें देखने को मिलेगा, यानी कि जो पहली बार हमने जो काम किया है उसमें जो धागा है उसकी लंबाई ज्यादा होगी दूसरी बार की अपेक्षा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमने कार्य सरलीकरण कर लिया, यानी कि इसके अंदर हमें ज्यादा गति करनी पड़ी, ज्यादा स्टेप्स थे, लेकिन उसके अंदर हमारी जो गति है वो कम हो गई है। तो ये है आपके पाथवे चार्ट, इसको हम देख लेते हैं। घरेलू क्रियाओं और शारीरिक गति के अध्ययन के लिए, इस चार्ट का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इसके अंदर हमें करना क्या होता है, इसका सबसे पहले उपयोग किसने किया था, गिलबर्ट ने। सबसे पहले उपयोग गिलबर्ट ने। यहां से आपके एक तो ये क्वेश्चन आता है कि इसका इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था, गिलबर्ट ने किया था। दूसरा क्वेश्चन आपके ये आ सकता है कि घरेलू क्रियाओं और शारीरिक गति का अध्ययन जो है वो पाथवे चार्ट में किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपके ये आता है कि जिसमें पिन और धागे का इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सी तकनीक है। तो आपके पाथवे चार्ट यहाँ पर आपको आंसर करना है। इसमें इसके बाद में हमें क्या करना है, मकान का जो फ्लोर प्लान है वो तख्ते पर ड्रॉ करना है। मकान का फ्लोर प्लान तख्ते पर चित्रित करना है। उसके बाद में कार्यकर्ता जहां जहां मुड़े वहां वहां पिन लगाकर धागा बांधना है। कार्य पूर्ण होने पर धागे को खोलकर लंबाई नापना है। और फिर संशोधित तरीके से हमें क्या करना है, दूसरा चार्ट संशोधित तरीके से करना है। संशोधित तरीके से बनाना है और इस तरह से हमारा जो है पाथवे चार्ट कंप्लीट होता है। यानी कि पाथवे चार्ट में हमने क्या किया कि हमने एक सबसे पहले मकान का फ्लोर प्लान डिजाइन बना लिया, कार्यकर्ता जहां जहां मुड़ा वहां वहां हमने पिन लगा दी और धागा बांध दिया। कार्य पूरा हो गया, हमने धागे को खोलकर उसकी लंबाई को नाप लिया और दूसरा चार्ट जो है वो संशोधित तरीके से बनाया है और इस तरह से हमने जो कार्य सरलीकरण है उसको किया है। ये थे आपके पेन एंड पेंसिल टेक्निक्स जो कि यहाँ पर खत्म होती है और इसके साथ ही जो वर्क सिंप्लीफिकेशन वाला टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट होता है। इसी के अंदर एक हम पढ़ते हैं मुंडेल्स क्लासेज ऑफ चेंज, यानी कि मुंडेल के परिवर्तन के वर्ग। तो अब हम देखते हैं मुंडेल्स क्लासेज ऑफ चेंज। मुंडेल के परिवर्तन के नियम कौन कौन से हैं। मुंडेल के परिवर्तन के वर्ग, क्लासेज ऑफ चेंज। यहाँ पर जो मार्विन मुंडेल है
1940 से पहले जो लोग हैं वो कार्य सरलीकरण के बारे में नहीं जानते थे। तो सबसे पहले जो मार्विन मुंडेल है, सर्वप्रथम मार्विन मुंडेल ने कार्य सरलीकरण किया या कार्य सरलीकरण पर कार्य किया, शोध किया। उन्होंने 5 जो सिद्धांत है वो बताए। मार्विन मुंडेल ने 5 सिद्धांत दिए, 5 सिद्धांत दिए, लेकिन बाद में इन 5 सिद्धांतों को ग्रोस एवं क्रेंडल ने 3 वर्गों में बांट दिया। इन 5 सिद्धांतों को 3 सिद्धांतों में बांट दिया। यानी कि आपसे अगर पूछा जाए कि जो मार्विन मुंडेल है उन्होंने सबसे पहले कार्य सरलीकरण किसने किया, तो मार्विन मुंडेल ने कितने सिद्धांत दिए, 5 सिद्धांत दिए। वर्तमान में हम कितने सिद्धांत पढ़ते हैं, तो 3 सिद्धांत पढ़ते हैं। ये 3 सिद्धांत किसने दिए, तो ग्रोस एवं क्रेंडल ने। यानी कि जो मार्विन मुंडेल ने 5 सिद्धांत दिए थे, उन्हीं 5 सिद्धांतों को इन्होंने मर्ज करके 3 सिद्धांत बना दिए। अब ये 3 सिद्धांत है कौन कौन से, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहला है हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। पहला है हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। दूसरा है कार्यक्षेत्र संग्रहीकरण के क्षेत्र एवं उपकरण में परिवर्तन। और थर्ड और लास्ट है हमारा उत्पादन में परिवर्तन। ये जो 3 सिद्धांत है इनको मुंडेल के परिवर्तन के वर्ग कहते हैं, क्लासेज ऑफ चेंज इनको कहते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है कि सर्वप्रथम मार्विन मुंडेल ने सर्वप्रथम कार्य सरलीकरण के सिद्धांत किसने दिए, मार्विन मुंडेल ने दिए। कितने सिद्धांत दिए, 5 सिद्धांत दिए। वर्तमान में हम 3 सिद्धांत पढ़ते हैं, कौन कौन से हैं, हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन, कार्य क्षेत्र संग्रहीकरण के क्षेत्र एवं उपकरण में परिवर्तन, और थर्ड नंबर पे आता है हमारा उत्पादन में परिवर्तन। अब हम इसमें देखते हैं एक एक करके। हाथ एवं शरीर की गतियों में परिवर्तन। पहला है हमारा हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। जब हम काम करते हैं, कार्य करते टाइम जो हमारे हाथ हैं, हमारी जो गतियां हैं, उनमें हम चेंज करके भी कार्य को सरल बना सकते हैं। किस तरह से, इसके भी अलग अलग तरीका है। पहला है बाएं हाथ का इस्तेमाल करना। बाएं हाथ का इस्तेमाल, बाएं हाथ का इस्तेमाल। जनरली हम क्या करते हैं, हम राइट हैंड का यूज जो है वो ज्यादा करते हैं। मान लो आपको कोई वजन उठाना है, अगर आप एक राइट हैंड से उठाओगे तो आपको उसमें ज्यादा जो एनर्जी है वो लगानी पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, हमें बाएं हाथ का भी इस्तेमाल करना है और हम दोनों हाथों से उस वजन को उठा सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कार्य सरलीकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट है दैनिक दिनचर्या में सुधार। दैनिक दिनचर्या में सुधार। हमारी जो दिनचर्या है उसमें हमें सुधार करना है, जिससे भी हम कार्य सरलीकरण कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें दैनिक दिनचर्या में सुधार कैसे किया जा सकता है, तो हम मॉर्निंग में जगते हैं तब से लेकर के शाम तक हमें कौन कौन से काम करने हैं और कितने टाइम पीरियड में करने हैं। तो उस तरीके से अगर हम उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमारे काम जो इजीली हम कर पाएंगे। अगर हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे और अगर हम आलस करते जाएंगे तो हमारा जो काम है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हमारी जो भी रूटीन के काम है उनको हमें
टाइम से निपटाना है, हमें पता है कि कब कौन सा काम करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें करना होता है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण की सहायता। गुरुत्वाकर्षण की सहायता, जैसे हमने पहले भी एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि जब भी हम कोई वजन उठाते हैं तब हम क्या करते हैं, उस वजन को पीठ पर उठाते हैं। ऐसा क्यों? ताकि जो हमारी अर्थ का गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी सीध में वो भार रहेगा, तो हमें ज्यादा थकान अनुभव नहीं होगी और वो भार जो है वो हमें बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। इसी तरह से जब हम सब्जी काटते हैं तो सब्जी को हाथ में लेकर काटने की बजाय जो चॉपिंग बोर्ड है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उससे भी हम क्या कर सकते हैं, हमारी एनर्जी और टाइम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रियाओं को कम करना। क्रियाओं को कम करना, जैसे मान लो बर्तन धोने के बाद में हम उनको पोंछ कर सुखाएं, उसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, बर्तन को धो करके हम डायरेक्ट रख सकते हैं, जिससे उनका पानी जो अपने आप ही सूख जाता है। तो हम हमारी एक जो एक्टिविटी है वो बच गई। जैसे मान लो हम कपड़े सुखा रहे हैं तो हम एक एक कपड़ा ले जाकर सुखाने की बजाय कपड़े को एक साथ बाल्टी में भर के ले जा करके भी सुखा सकते हैं। हम जब कपड़े सुखा रहे हैं तो उनको निचोड़ने के बजाय एक बार हम डायरेक्ट डाल सकते हैं, पानी अपने आप से ही जो है वो धीरे धीरे सूख जाएगा। तो इस तरह से हम हमारी जो क्रियाएं हैं उनको कम करके भी कार्य सरलीकरण को कर सकते हैं। 2-3 क्रियाओं को एक साथ करना, 2-3 क्रियाओं को एक साथ करना, एक साथ करना। जैसे 2 या 3 ऐसे काम जो हम एक साथ ही कर सकते हैं उनको एक साथ करना चाहिए। जैसे मान लो कि हमारे किचन और स्टोर उनके बीच में डिस्टेंस है और हमें स्टोर से कोई सामान लेके आना है किचन में, तो हम एक एक सामान लाने की बजाय एक साथ किसी टोकरी में या किसी ट्रे में सामान रख के ला सकते हैं। तो हमारी जो 2 या 3 क्रियाएं वो एक साथ हो जाएगी और हमारा टाइम भी बचेगा, हमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कार्य में गतियों का उपयोग। कार्य में गतियों का उपयोग, कार्य करते टाइम हमें जो गति है उनको हमें कम करना है, हमें जो अनावश्यक कदम चलने हैं उनको हमें घटाना है। नेक्स्ट है कार्य का प्रभावशाली अनुक्रम, हमें कार्य को एक सीक्वेंस में करना है। कार्य का प्रभावशाली अनुक्रम, अनुक्रम का मतलब होता है एक सीक्वेंस में। हमें काम को एक सीक्वेंस में करना है। अगर हम काम को सीक्वेंस में करेंगे तो हमारा काम जो है वो जल्दी फिनिश भी होगा, हमें थकान भी कम होगी, हमारा टाइम भी सेव होगा। कार्य में निपुणता, कार्य में निपुणता यानी कि अगर हमारे अंदर किसी भी काम को करने की स्किल होगी तो हम उस काम को बहुत जल्दी जो है वो फिनिश करेंगे बिना थके और बिना रुके। नेक्स्ट है करके सीखना, करके सीखना। अगर आपको कोई भी काम सीखना है तो उसको हम देख करके उतना नहीं सीख पाते हैं जितना हम करके सीखते हैं। जैसे मान लो अगर आप खाना बनाना है तो अगर आप देखते जाओगे किसी को कि खाना ऐसे बनता है ऐसे बनता है तो आपको यूं लगेगा कि ये तो बहुत इजी काम है, लेकिन जब आप उसको खुद करके देखोगे तभी आप उसमें एफिशिएंट हो पाओगे। तो करके सीखना जो है ज्यादा उचित रहता है। नेक्स्ट है कार्य करते समय शारीरिक संस्थिति में बदलाव, यानी कि हमारा जो बॉडी पोस्चर है उसको सही रखना। कार्य करते समय शारीरिक संस्थिति में बदलाव, हमें काम करते टाइम हमारे बॉडी पोस्चर को सही रखना है। अगर हम हमारे बॉडी पोस्चर को सही रखेंगे तो हमें थकान भी कम होगी। और लास्ट हमारे लयपूर्ण काम करना, लयपूर्ण काम करना यानी कि कोई भी हम काम कर रहे हैं तो हमें जो एक जैसे क्रिया करने वाले जो काम है उनको एक साथ करना है ताकि एक रिदम में हम काम कर सकें। तो ये थे आपके कुछ तरीके जिनसे हम क्या कर सकते हैं, हम हमारा कार्य सरलीकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे है कार्य क्षेत्र, संग्रहित क्षेत्र और उपकरण में परिवर्तन। दूसरा जो सिद्धांत है वो है कार्य क्षेत्र, संग्रहीकरण क्षेत्र और
उपकरण में परिवर्तन, कार्य क्षेत्र, संग्रहीकरण क्षेत्र और उपकरण में परिवर्तन। उपकरण में परिवर्तन, इसके अंदर जो जहां पर भी हम काम करते हैं, जनरली जो लेडीज होती है, जो गृहिणी होती है, उसका मोस्टली जो समय है वो किचन में ही निकल जाता है। तो जो किचन की जो भी स्लैब होती है वो हमारी उचित ऊंचाई की होनी चाहिए, जो सिंक है वो उचित ऊंचाई की होनी चाहिए, ताकि गृहिणी को ना ही तो ज़्यादा झुक के काम करना पड़े और ना ही ज़्यादा उसको ऐसे उचक के काम करना पड़े, क्योंकि अगर वो झुक के काम करेगी तो बैक पेन होगा, अगर उचक के काम करना पड़ेगा तो उसके जो कंधे हैं वहां पर भी पेन होने लग जाएगा। फिर बात आती है संग्रहीकरण क्षेत्र की। तो अगर संग्रहीकरण क्षेत्र जो है वहां पर जो संग्रह करने के लिए जो हमने एरिया बना रखा है, उसमें भी एक साथ जो सामान है उसको एक साथ ऐसा सामान जो हमें डेली रूटीन में काम आता है उनको हम एक साथ रख सकते हैं। जो सामान हमें बहुत कम कभी कभी यूज आता है उसको हम अलग रख सकते हैं। और उसके अलावा जो जब हम काम जो भी सामान है उसको संग्रह कर रहे हैं तो जो उनके अलग अलग डिब्बे होते हैं उन पे हम चिट भी चस्पा कर सकते हैं, ताकि हमें हर डिब्बे को खोल खोल कर बार बार देखना नहीं पड़े, हमें जो सामान चाहिए उसको हम डायरेक्ट ले सकें। जैसे जनरली जो सामान हमें डेली काम में आता है उसको हम इतनी ही पहुंच पर रखें कि हम उसको इजीली ले सकें। तो इस तरह से जो संग्रहीकरण क्षेत्र है उसमें भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अलावा आगे आता है उपकरण में परिवर्तन। तो जो उपकरण है उनका भी उनमें भी हम चेंज कर सकते हैं। जो पुराने उपकरण है उनका हम चेंज करके नए उपकरण ले सकते हैं। जो भी पुराने उपकरण है जिनसे हमें समय ज़्यादा लगता है, हमारी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है, उनके स्थान पर हम नए उपकरण लेकर के जिनमें हमारा समय और शक्ति सेव होती है उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके उत्पादन में परिवर्तन। थर्ड नंबर पर आता है आपके उत्पादन में परिवर्तन। उत्पादन में परिवर्तन की अगर हम बात करें तो जैसे आजकल मार्केट में बहुत सारे प्री मिक्स अवेलेबल होते हैं। अगर हमें कोई कार्य करना है तो हम अगर हमारे पास टाइम कम है तो हम क्या कर सकते हैं, प्री मिक्सेज का यूज कर सकते हैं और उनका यूज करके हम हमारे काम को सरल बना सकते हैं। तो इस तरह से जो उत्पादन है उसमें भी हम परिवर्तन जो है वो कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कार्य सरलीकरण का टॉपिक, यहाँ पर कंप्लीट होता है।